हेलो बच्चों, चलिए आज हम सामाजिक में हमारी दुनिया में पाठ 11 पढ़ेंगे। इससे पहले हम 10 पाठ कर चुके हैं और ये हमारा 11वां पाठ है संचार। इसका पेज नंबर निकाल लीजिए। आपका पेज है 84 नंबर, पेज 84। ठीक है, बुक का नाम हमारा क्या है? हमारी दुनिया। चलिए अब संचार शुरू करते हैं। संचार से आप समझते हैं कि कुछ तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा संचार क्या होता है। जब हम किसी से बात करते हैं, हम बात करने के लिए अपने हम हाव भाव का प्रयोग करते हैं। पता है आपको, इशारों से बात करते हैं वो भी संचार होता है। शब्दों से बात कर रहे हैं वो भी हमारे संचार है। कुछ पढ़ रहे हैं वो भी संचार है। टेलीविज़न देख रहे हैं वो भी संचार है। तो हम इस संचार के बारे में ही हम व्यापक रूप से अब हम जानेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। गोपी के दादाजी ने गाय पाल रखी है। उसका एक बछड़ा है। एक दिन गोपी ने देखा कि बछड़े के ऊपर धूप आ गई है। उसके आसपास छाया नहीं थी। गर्मी से परेशान बछड़े ने आवाज़ निकाली, मुआ। तभी गाय ने भी आवाज़ निकाली। साथ ही बंधी हुई गाय बछड़े की ओर जाने को जोर लगाने लगी। जब गोपी के दादा ने बछड़े को छाया में बांध दिया तो गाय भी चुप हो गई। फिर क्या था? गोपी ने दादाजी से प्रश्नों की झड़ी लगा दी। दादाजी से गोपी ने जाना कि पशु पक्षी भी हमारी तरह एक दूसरे से बात करते हैं, हम उनकी बातें समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, इस पैराग्राफ में आपको क्या समझ आया? जिस तरह हम इंसान लोग बात करते हैं उसी तरह से पशु पक्षी जीव जंतु सब लोग आपस में बातें करते हैं और उन सबको आपस में एक दूसरे की भाषा समझ आती है। आप देखोगे कभी चिड़ियों को, गिलहरियाँ, कौवा होते हैं, गाय होती है, जब वो एक बोलती है तो दूसरा भी बोलता है। आपने कुत्तों को भी देखा होगा, एक बोलेगा तो सारे बोलने शुरू कर देते हैं। तो क्या होता है, उनकी अपनी भाषा होती है जिसमें कि वो एक दूसरे को कुछ समझाते हैं, कुछ कहना चाहते हैं अपनी बातों को। वो देखिए, जब हम किसी को कुछ संकेत देते हैं तो इसे संचार कहते हैं। अब ये भी नहीं कि जरूरी कि हम बोल रहे हैं तो वही संचार है। अब जब हम किसी को कुछ संकेत मतलब इशारा देते हैं, ठीक है, जैसे हमने किसी को हाथ से बुलाया है ना, हाथ से बुलाया, आने को कहा या जाने को कहा, वो इशारा समझ गया है ना, तो वो भी हमारा क्या होता है? संचार होता है। एक पक्षी जब दूसरे पक्षी को आने वाले खतरे या फिर भोजन पड़े होने की सूचना ची ची की आवाज़ करके देता है तो इसे भी संचार कहते हैं। देखो बच्चों, पशु पक्षी जो होते हैं वो भी एक दूसरे की सहायता करते हैं। उनके मन में भी भावनाएं होती हैं। वो एक दूसरे को सूचना देते हैं जब कहीं पर खाना पड़ा होता है या फिर जब कभी खतरा आता है। आपको पता होगा जब बंदर आते हैं तो क्या होता है, कौवा बहुत शोर मचाता है। कौवा इतना शोर मचाता है कि पेड़ों पे आसपास बैठे हुए सब पक्षी आगाह हो जाते हैं। उन्हें पता लग जाता है कुछ ना कुछ खतरा है। तो उनको कौवा जो होता है वो एक तरह से संकेत करता है, वो संचार कर रहा है, वो उनको इशारा कर रहा है पशु पक्षियों को कि कोई खतरा है। और जब बंदर आते हैं तो कौवे शोर मचाते हैं और फटाफट सारे पक्षी, देखोगे आप, सब जगह पक्षी उड़ जाते हैं वहाँ से। तो इस तरह से वो पक्षियों में भी संचार के साधन इस तरह से होते हैं। अब देखिए आगे। छुट्टी का संकेत देती स्कूल की घंटी, दो लोगों द्वारा हाथ मिलाना, अखबार में छपी हुई खबरें, मित्र को लिखा गया पत्र, प्रधानाचार्य जी को छुट्टी के लिए लिखा गया प्रार्थना पत्र भी संचार है। देखिए बच्चों, ये सब संचार के माध्यम है। जब तुम्हारी सुबह स्कूल की घंटी बजती है तो तुम्हें पता लगता है प्रेयर शुरू होने वाली है ना, वो तुम्हें संकेत मिला, इशारा मिला और तुम सब प्लेग्राउंड में अपने इकट्ठे हो गए। और जब छुट्टी होती है, छुट्टी टाइम घंटी बजती है, तुम सब अपने घर भागते हो, है ना। ऐसे ही अखबार में छपी हुई खबरें होती हैं या मित्र को पत्र लिखा गया तो पत्र में कुछ बातें लिखी होती हैं, वो भी संचार का माध्यम है। प्रधानाचार्य को हमने एक छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखा, वो भी संचार का माध्यम है। एक पत्र के माध्यम से हम अपनी बातें उन तक कह रहे हैं कि हमें ये परेशानी है इसलिए हमें छुट्टी चाहिए, या किसी और भी कोई बात कहना चाहते हैं जो। तो ये सब संचार के माध्यम है। मनुष्य या पशु पक्षी सभी को संचार की आवश्यकता है। संचार हमारे एक दूसरे से बनते संबंध व रिश्तों का एक माध्यम है। ठीक है, ये हमारा क्या है? इससे हमारे रिश्तों का एक माध्यम है संचार जो होता है। देखिए, संप्रेषण का एक माध्यम, ये देखिए, ये हाथ मिला रहे हैं, ये भी एक संप्रेषण का एक माध्यम है। हाथ मिलाना मतलब होता है ना, हेलो करना होता है। और ऐसे तुम बाय बाय करते हो, वो भी इसे समझते हो, बाय बाय करने का मतलब क्या होता है? जा रहे हैं, वो भी एक माध्यम है हमारा। अब देखिए, संचार के बहुत से रूप हैं। अब हम संचार के रूप पढ़ेंगे। कौन से रूप हैं? भाषण, कोई भाषण सुनते हो तुम, है ना,
वो संचार है। सुन रहे हो तुम भाषण किसी का, हाव भाव मतलब कि किसी के कोई इशारा होता है जो किस तरह का, वो सब तुम्हारे हाव, किसी ने गुस्से का चेहरा बनाया, खुशी का बनाया, उदासी का बनाया, वो सब भी तुम्हारे संचार के माध्यम है। तुम समझ जाते हो हाव भाव से किसी के मन में क्या चल रहा है। घर में मम्मी है, बच्चा अगर गुस्से में बैठा है, मम्मी को पता है किसी का नाराज़ है ये, है ना, या खुश हो रहा है बच्चा तो पता है बच्चा बहुत खुश है। इस तरह से अगर किसी का चेहरे पे बहुत लाल हो रहा है गुस्से में तो पता लग रहा है गुस्से में है ये। तो इस तरह से ये सब हाव भाव से भी, ये भी संचार के माध्यम होते हैं। इशारे भी होते हैं, जैसे मैंने तुम्हें कहा हेलो किया किसी को, हमने नमस्ते की, वो इशारा हो गया, है ना, वो हो गया। बाकी बाय किया। अगला है लेखन, कुछ लिखा हुआ है वो भी संचार का माध्यम है। लेखन से हम लोग हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। जैसे अब पुस्तक है, पुस्तक से हम पढ़ रहे हैं, है ना, हमें जानकारी मिल रही है। टेलीफोन भी हमारा संचार का माध्यम है, ऐसे हम दो लोग आपस में बात कर सकते हैं। पत्र के द्वारा भी हम एक दूसरे तक संदेश पहुंचाते हैं, ये भी संचार का माध्यम है। टेलीग्राम भी संचार का माध्यम है। समाचार पत्र, किताबें, पत्र पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर पर इंटरनेट, ये सभी संचार के साधन हैं। ये आपका बड़ा इम्पॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, ये सब संचार के हमारे साधन हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए आगे है, माँ द्वारा तुम्हें जगाने के लिए हिलाना, तुम्हारी वर्दी से पता चलना कि तुम किस स्कूल में पढ़ते हो, सब्जी बेचने वाले की घर के बाहर लगाई गई आवाज़ भी संचार है। ठीक है, समझ रहे हो ना, माँ तुम्हें जगा रही है कि बेटा उठो स्कूल के लिए देर हो रही है, तो वो भी एक संचार का साधन है। और तुम अगर वर्दी पहन के कहीं जा रहे हो तो लोग पहचान जाएंगे किसी इस स्कूल का बच्चा है ये, है ना, तो भी संचार का माध्यम है। तो और इस तरह सब्जी वाला आवाज़ लगाता है या कोई कबाड़ी वाला आवाज़ लगाएगा तो वो सब संचार का माध्यम है, इससे तुम समझ रहे हो। आगे देखिए, जन्म लेने के बाद बच्चे के रोने के साथ ही संचार की कहानी शुरू हो जाती है। माँ को बच्चे की ज़रूरतों का बच्चे के रोने से ही पता चलता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है वैसे वैसे अपने आसपास के लोगों से भाषा सीखता है। बच्चे के मुंह से निकलने वाली गूं गूं गा गा की आवाज़ें मामा पापा में बड़े होते होते बदल जाती है। सब आप अच्छी तरह जानते हो, आपके घर में छोटे भाई बहन होते हैं, आप देखते होगे उनको ना, बच्चा रोता है तो मम्मी पहचान जाती है, उससे पता लग जाता है मम्मी किसको भूख लगी है, फिर मम्मी दूध पिलाती है उसको, और बच्चा धीरे धीरे क्या होता है मामा पापा की आवाज़ें निकालने लगता है। वो भी एक संचार का माध्यम है। धीरे धीरे बच्चा कितने सारे शब्द बोलना सीखता है। बाद में वर्णों से लेकर लंबे लंबे निबंध आदि सब कुछ लिख लेता है, जैसे कि आप करते हो, है ना। आपने पहले का खा सीखा, उसके बाद धीरे धीरे शब्द सीखे और फिर आपको बहुत सारा लिखना आ गया है। अब देखिए आगे, हमारे पूर्वजों द्वारा निकाली गई सबसे पहली आवाज़ खुशी या दर्द की थी। देखिए ये आपको याद रखना है, हमारे पूर्वज जो थे, पुराने लोग थे, उन्होंने सबसे पहली आवाज़ कौन सी निकाली थी, खुशी की या दर्द की। युद्ध में योद्धाओं की चीखें दर्द का और जानवरों के शिकार में शिकारियों की आवाज़ें खुशी का संचार का रूप थी। युद्ध में देखो जब लोग मर जाते हैं तो वो दुख की आवाज़ होती है, और शिकारियों ने जब शिकार किया तो वो खुशी की आवाज़ थी। ये संचार थे अलग अलग तरह के। जब प्राचीन समय में वर्ण नहीं थे, संदेश भेजने के लिए चित्रों का उपयोग किया जाने लगा। देखिए जैसे आपके वर्ण हैं, आप तो आप सब सीखते हो, आ इ ई क ख ग सब आपको आता है, पहले सब सीख के फिर शब्दों पे आते हो आप, फिर वाक्यों पे आते हो। पर उस समय पहले ऐसा कुछ नहीं था, तो वो संदेश भेजने के लिए किसका प्रयोग करते थे, वो लोग चित्रों का प्रयोग, चित्रों के द्वारा अपनी बात एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँचाते थे। गुफाओं में चित्र बनाए जाने लगे। सबसे पहली गुफा चित्रकारी लगभग 40,000 वर्ष पुरानी है। ये देखिए, ये आपको याद रखना है कि सबसे पहले गुफाओं में चित्र बनाए जाते थे, और सबसे पुरानी जो गुफा चित्रकारी है वो 40,000 वर्ष पुरानी है। ये चित्रकारी ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया और फ्रांस में पाई गई है। देखिए ये देश है हमारे, इनमें पाई गई है ये वाली चित्रकारी। फ्रांस के लेस्को में पाए गए गुफा चित्र लगभग 20,000 साल पुराने हैं। फ्रांस के लेस्को गुफा है, वहाँ पर चित्र कितने साल पुराने हैं, वहाँ पर 20,000 साल पुराने पाए गए हैं। देखिए आपका चित्र ही बना हुआ है, ये देखिए, ये है फ्रांस में लेस्को में पाए गए गुफा का चित्र, ये 20,000 साल पुराना है। शिकार के दर्शाते ये चित्र रंगीन है, ये चित्र शिकारियों के हित के लिए बनाए गए होंगे। आगे देखिए लिखित शब्द। अब देखिए पहले तो हो गई चित्रों की बातें, अब क्या हुआ, धीरे धीरे लिखित शब्द भी आ गए। लिखित शब्द कैसे आए ये देखिए, अब जानकारी लेते हैं। मानव चित्रों से वर्णों तक कैसे पहुंचा होगा। अब भाई देखो, पहले मनुष्य चित्रों से बातें करता था, है ना, और धीरे धीरे उसने आखिर वर्ण लिखना सीखा कैसे।
चित्रलिपि की समस्या। अब देखो सबसे पहले आ गया चित्रलिपि। जब चित्र से संचार किया जाता था उसकी समस्या क्या थी? समस्या, ये चित्रलिपि है, देखो चित्र से संचार किया जा रहा है। समस्या क्या थी चित्रलिपि की? कि इनकी संख्या बहुत अधिक थी जिन्हें याद रखना बहुत कठिन था। बाद में अलग अलग ध्वनियों के लिए अक्षरों का आविष्कार किया। देखो बच्चों, चित्रों को तो ना, चित्र बहुत ज़्यादा संख्या में थे, इसलिए उनको याद रखना बहुत मुश्किल था। इसलिए सोचा कुछ और किया जाए जिसकी संख्या कम हो। इसके लिए अलग अलग ध्वनियों के लिए अक्षरों का आविष्कार किया गया। कुछ अक्षरों को जोड़कर कई शब्द बनाए जा सकते थे। ये हमारे पहले वर्ण थे। ठीक है, आगे देखिए। सुमेर वासियों ने प्रारंभिक लिपि का आविष्कार किया। ये आपको याद रखना है। सबसे प्रारंभिक लिपि का आविष्कार किसने किया? सुमेर वासियों ने किया। ये देखिए यहाँ पर प्राचीन मिस्र की लिपि भी दिखाई गई है। किस तरह की प्राचीन मिस्र की लिपि? इस तरह की थी। अब सुमेर वासियों पे आते हैं फिर से। सुमेर वासियों ने प्रारंभिक लिपि का आविष्कार किया। तब इसका इस्तेमाल मंदिरों का लेखा जोखा तथा व्यापारिक हिसाब किताब रखने के लिए किया जाता था। वे सरकंडे से इस लिपि को चिकनी मिट्टी पर लिखकर धूप में सुखाते थे। सिंधु नदी के पास हड़प्पा सभ्यता में भी इस प्रकार की लिपि मिट्टी की पट्टियों पर पाई गई है। ये आप पिछले पार्ट में भी पढ़ चुके हो, है ना। मिट्टी पे लिखते थे, फिर सुखाते थे, सरकंडे से लिखकर फिर सुखाते थे, जिससे वे अपने व्यापार का सारा हिसाब किताब लिखते थे। और ये कहाँ पर पाई गई है? सिंधु नदी के पास हड़प्पा सभ्यता में भी इस प्रकार की लिपि मिट्टी की पट्टियों पर पाई गई है। प्राचीन मिस्र की लिखित भाषा में प्रत्येक चित्र का संबंध किसी न किसी विचार या ध्वनि से था। चीन की प्राचीन लिपि लगभग 4000 वर्ष पुरानी है। ठीक है, 4000 साल पुरानी है चीन की। इस लिपि का प्रत्येक अक्षर भी पेड़, चांद, सूर्य या किसी विचार का द्योतक है। ये सुमेर लिपि है और ये हमारी हड़प्पा लिपि है। क्या आपको पता है कि भारत और यूरोप की अनेक भाषाओं का स्रोत एक ही है? देखो, भारत का और यूरोप की अनेक भाषाओं का स्रोत एक ही है, एक जगह से ही निकली है। कैसे? उदाहरण के लिए राजा शब्द के लिए यूरोपियन फ्रेंच भाषा में राय। देखो बच्चों, हमारे यहाँ राजा बोलते हैं और यूरोपियन फ्रेंच भाषा में राजा को क्या बोलते हैं? राय। स्पेनिश भाषा में बोलते हैं रे, इटालियन भाषा में री, लैटिन भाषा में रेक्स तथा भारतीय भाषाओं में राजा एक ही ध्वनि से उत्पन्न है। ठीक है, अब आगे देखिए। संस्कृत, हिंदी, पंजाबी, भोजपुरी, राजस्थानी, गुजराती, मराठी, असमिया, बंगला, उड़िया, पहाड़ी और कश्मीरी भाषा का उद्गम इंडो यूरोपियन भाषा परिवार से हुआ है। ये आपका प्रश्न भी पेपर में आएगा और आपको अच्छे से याद करना है कि इंडो यूरोपियन भाषा परिवार से किन किन हमारी भाषाओं का उद्गम हुआ है। तो ये सारी भाषाएं हमारी आएंगी इसमें। आगे देखिए। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम जैसी दक्षिण भारतीय भाषाओं का उद्गम द्रविड़ भाषा परिवार से हुआ है। अब आपको याद रखना है ये भी कि द्रविड़ भाषा परिवार से किन किन भाषाओं का जन्म हुआ है। ये याद रखेंगे, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, ये दक्षिण भारत की भाषाएं हैं। आगे देखिए। अब हम आ गए भारत के पूर्व क्षेत्र में। भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य जैसे कि मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय आदि की भाषाओं का संबंध सिनो तिब्बती भाषा समूह से है। ठीक है, अब ये प्रश्न आपका आएगा, सिनो तिब्बती भाषा समूह के अंदर कौन सी भाषाएं आती हैं हमारी? कौन से राज्यों की भाषा आ रही हैं? मिजोरम की, मणिपुर की, नागालैंड की, त्रिपुरा, मेघालय की भाषाएं हमारी इसमें आती हैं सिनो तिब्बती भाषा समूह में। अब देखिए, यहाँ है प्राचीन चीन की लिपि। प्राचीन चीन की लिपि देखिए ये है। अब देखिए आगे। कागज का आविष्कार पहली लिपि के 3000 साल के बाद ही हुआ था। तब तक लोग मिट्टी की पट्टियों, पत्थर या लकड़ी पर ही संदेश तराशते थे या फिर पेपिरस पौधे के तनों की पट्टी पर लिखते थे। किस पे लिखते थे? पेपिरस। ये आपको याद रखना है, पेपिरस पौधे के तने की पट्टियों पर लिखा करते थे। ठीक है बच्चों, ये लेसन आपका खत्म हो गया है। और अब इसका अभ्यास कार्य में देखिए प्रश्न क्या है। संचार किसे कहते हैं? इसका उत्तर आपका पीछे बुक में से ही लिया है मैंने। देखिए, जब हम किसी को कुछ संकेत देते हैं तो इसे संचार कहते हैं। जब हम किसी को कुछ बताते हैं, संकेत देते हैं, उसे क्या कहते हैं? संचार कहते हैं। अपने दैनिक जीवन में संचार के 5 उदाहरण दीजिए। देखिए, बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे, तो इसमें 5 लिखने हैं। टेलीफोन लिख दिया, पत्र, समाचार पत्र, भाषण, किताबें, आप कुछ भी लिख सकते हैं। कंप्यूटर लिखिए, रेडियो लिखिए, कुछ भी लिख सकते हैं इसमें। अगला देखिए, प्रथम अक्षर का उद्गम कैसे हुआ?
प्रथम अक्षर का उद्गम हमारे पूर्वजों द्वारा निकाली गई खुशी या दर्द की आवाज़ से हुआ। ये भी हमारे पाठ में से है, ठीक है। अब है मिलान करो। भाषा और ये भाषा समूह जो अभी भी आपको मैंने समझाए हैं। हिंदी भाषा का समूह कौन सा है? इंडो यूरोपियन भाषा समूह, ये भाषा इस भाषा परिवार का है। स्पेनिश यूरोपियन भाषा समूह का है। तमिल द्रविड़ का, और मणिपुर सिनो तिब्बती भाषा समूह का से संबंध रखता है। इस तरह से आपका बच्चों पाठ खत्म हो गया है और आप इसके प्रश्न उत्तर कर लीजिए और पाठ को फिर से अच्छे से समझ लीजिए। थैंक यू बच्चों।